अस्सलाम वालेकुम बच्चे। हम चैप्टर शुरू किया हुआ था हमने 11 चैप्टर जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक, जिसमें हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जिसके लिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहा जा सकता है। जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी यानी कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को हम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक नंबर वन पे आता है रैंडमनेस विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर किसी बॉडी में जैसे अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की हम डिस्कस करें तो उसकी मोशन होती है रैंडमनेस, जिसको हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर देते जाएंगे उसकी मोशन और ज़्यादा होती जाएगी, जिसमें रैंडमनेस भी ज़्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रैंडमनेस विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इस तरह भी हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि चेंज ऑफ द सब्सटेंस, मतलब ये है कि जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक आइस है, उसके हम मॉलिक्यूल्स को इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो आस्ता आस्ता इसके मॉलिक्यूल्स की मोशन में चेंजिंग आती जाएगी, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह भी हम इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका अगर हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से हम पढ़ेंगे। देखिए, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, यानी कि जितनी भी तरह की मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज़ हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी है। इसको रिप्रेजेंट यू से करते हैं, बट हम थर्मोडायनामिक के अंदर ऐसे कह सकते हैं कि हीट के फ्लो को हम पढ़ रहे हैं तो हीट हमेशा हमें पता है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ़्लो करती है। तो हम इसको यहाँ पे डेल यू लिखेंगे, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर तो हीट के फ़्लो को हमने स्टडी करना है, यानी कि हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ा था कि हीट इन मोशन, तो इसलिए हम यहाँ पे डेल का सिंबल यूज़ कर रहे हैं। और अगर किसी सिस्टम में अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को जो कंसीडर हमने करना है कि दो तीन तरह की होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस चैप्टर के अंदर हमने जस्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को देखना है कि हम जैसे ही किसी भी मॉलिक्यूल्स को या किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। जैसे ही उसको हम हीट दे रहे हैं उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होते हुए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसमें इसके अलावा कोई चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसको हम ज़ीरो कंसीडर करें, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल यू इज़ इक्वल टू डेल, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हमने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होता है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के। तो इसके बाद हमने इसके मेथड को डिस्कस करना है कि मेथड टू इंक्रीज़ इंटरनल एनर्जी। इसके तीन तरह के मेथड हैं, जिसमें बाय डायरेक्ट हीटिंग आ जाता है, दूसरे नंबर पे आता है बाय इनपुट मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम वर्क भी नाम देंगे, और तीसरे नंबर पे बाय डिफॉर्मिंग सब्सटेंसेस। अब सबसे पहले हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। नंबर वन पे आता है बाय डायरेक्ट हीटिंग। जैसे ही हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स की मोशन क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो हमने यही पढ़ा है कि चेंज इन हीट यानी कि इंटरनल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो डायग्राम शो करवाई हुई है, तो ये देखें, यहाँ पे पहले हीट हमने प्रोवाइड की, जिसके बाद इसके मॉलिक्यूल्स की मोशन क्या होगी, इंक्रीज। तो हम इसको बाय डायरेक्ट हीटिंग भी इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है बाय इनपुट मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें फॉर एग्जांपल रबिंग हैंड टुगेदर, स्लाइडिंग एन ऑब्जेक्ट अपॉन अदर एंड अदर सब सरफेसेस, थर्मस फ्लैक्स। जिसमें हम रबिंग हैंड की बात करें, जैसे हम हाथों को इस तरह अगर ये जैसे हमने ये हैंड शो करवा रहे हैं कि जैसे हम इन दोनों हैंडों को, एक हैंड को स्टैटिक में रखें और दूसरे को हम इसके ऊपर रब करना शुरू कर दें, तो इसकी वजह से भी हम इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक टेबल बना हुआ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, तो इसके ऊपर हम स्लाइड करना शुरू कर दें तो इसकी फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होगी उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, हीट की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। तो हम इस तरह भी इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करवा सकते हैं। ये थर्मस फ्लैक्स है, जैसे थर्मास है जिसके अंदर अगर हमने मिल्क रखा है तो इसको बस शेक करने से भी हम इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पे इसका जो
मेथड है बाय डिफॉर्मिंग सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल रबर बैंड है, अगर हम इसके दोनों एंड पे फोर्सेस लगाएं, जैसे यहाँ पे हमने ये रिप्रेजेंट किया है, दोनों एंड पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी शेप में चेंज आ रहा है। तो इसके जैसे जिस पॉइंट से इसकी शेप में बिगाड़ पैदा होगा, डिफॉर्मेशन होगी, तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी हम इंक्रीज़ करा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो सकती है। इस तरह बेंडिंग ऑफ रॉड, अगर रॉड के दोनों एंड पे हम इस तरह अगर फोर्स लगाएं तो जिसको हम बेंड करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर, ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि इस जगह पे जितने भी मॉलिक्यूल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, यानी कि इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये थे इसके 3 मेथड। इसके अलावा और भी मेथड है। अब हम इसके देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन। तो फंक्शन विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड स्टेट फंक्शन। इसकी 2 कंडीशन है। फंक्शन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम, यानी कि ये पाथ फॉलो के इंडिपेंडेंट होता है, जो कि चेंज आता है स्टेट के अंदर, उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। फंक्शन विच ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब इस तरह हम इसकी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कंसीडर अ सिस्टम विच अंडरगोज अ प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज फ्रॉम PA एंड PVA to PB and VB respectively regardless the process by which the system change from initial to final state। अगर हम इस तरह ये जो हमने ग्राफ सा बनाया हुआ है, अगर हम एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम को ले लें, वाई एक्सिस पे यानी कि वर्टिकल एक्सिस में हम प्रेशर ले रहे हैं, तो इसमें हम कहते हैं कि ए से बी तक हमने मूव करवाना है बॉडी को, तो हम कहते हैं कि या तो हम C1 पाथ इसको ले लें, इसको फॉलो करते हुए बी तक पहुँच जाएँ, और या C2 पाथ को फॉलो करते हुए बी तक पहुँच जाए। और अगर हम इन दोनों पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करें तो हम कह देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, जिसको हमने D पे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ। इसको अगर हम A पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं इनिशियल स्टेट, B पॉइंट को इसको दे रहे हैं हम फाइनल स्टेट। तो एरो की डायरेक्शन बता रहे हैं कि हम यहाँ से इस तरफ को मूव कर रहे हैं, A से B की तरफ। ठीक है, हम पाथ फॉलो करें C1 को या C2 को, तो यहाँ पे अगर हम A को फॉलो करते हुए A से B तक जा रहे हैं C1 पाथ को, तो वहाँ पे उसकी वॉल्यूम होगा VA PA TA, और इसी तरह B पॉइंट पे आएगा VB PB TB। तो हम इसका ग्राफ को प्लॉट करें तो यहाँ पे PA VA है, B PB VB है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बाई एक्सपेरिमेंटली इस पूरे प्रोसेस में इट हैज़ बीन सीन दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ ऑलवेज सेम, यानी कि इस पॉइंट से A से B तक जाते हुए जो भी पाथ हम फॉलो करेंगे वहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि टेम्परेचर भी सेम रहेगा और इंटरनल एनर्जी भी सेम ही रहेगी। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो C एंड C2। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। तो अल्लाह हाफिज़।